तो कहानी की शुरुआत में हम रत्ना नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि फ्लोर पर भागते हुए अपने रूम में आ जाती है। रत्ना का मेकअप पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था और उसको सही करते समय ही अचानक से रत्ना अजीब सा बर्ताव करने लगती है और ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश कर रही हो। खैर अब कुछ दिनों के बाद हम रत्ना को उसके घर में ही देखते हैं जहाँ पर वो कहीं जाने के लिए रेडी हो रही थी। बाहर उसका बेटा बोधी भी होता है जो कि तैयार हो चुका था। अब रत्ना भी तैयार होकर बाहर आती है और एक एनवेलप को टेबल पर रख देती है और जब बोधी उसको उठाता है तो हम ये जान पाते हैं कि उसके अंदर असल में डिवोर्स पेपर्स थे जिसके बारे में रत्ना अभी ज्यादा बात नहीं करती और वहाँ से सीधा बोधी को कार में बैठाकर एक डॉक पर ले आती है जहाँ से आज रत्ना का पति फारिस नेवी ड्यूटी को पूरा करके कुछ दिनों की छुट्टी पर आ रहा था। अब उस समय पर फारिस के सीनियर्स रत्ना से नॉर्मली बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन रत्ना उनसे बहुत ही ज्यादा रूडली बात करती है और फिर वो वहाँ से फारिस के सामान को उठाकर वापस जाने लगती है। फारिस की सीनियर्स ने फारिस को मूवी टिकट्स भी दी थी इसलिए रत्ना और फारिस मूवी देखने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर फारिस रत्ना को जब जब छूने की कोशिश कर रहा था तब तब रत्ना उसको रिजेक्ट कर रही थी, उसका हाथ झटक दे रही थी। फारिस को ये सब देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है, पर रत्ना अभी मूवी को बीच में ही छोड़कर घर जाने की बात करती है और दोनों घर पर आ भी जाते हैं जहाँ पर फारिस के रूम में जाने से पहले उसका पड़ोसी टोनी उसके पास आकर उसके कान में कुछ बुदबुदाता है, पर जो रत्ना होती है वो बस अपने रूम में आ जाती है और आगे जब फारिस रूम में जाता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में था और तब जाकर उसकी बातों से हम जान पाते हैं कि असल में टोनी ने उसको ये बताया था कि रोज रात में रत्ना घर से कहीं पर बाहर जाती है और अब फारिस को ऐसा लगने लगता है कि शायद से रत्ना का उसके पीठ पीछे किसी के साथ अफेयर चल रहा है और इसी वजह से उसने फारिस को अचानक से ही डिवोर्स पेपर्स भी पकड़ा दिए थे। इसी दौरान हम उन लोगों की बातों से जान पाते हैं कि असल में टोनी की वाइफ एक दिन अचानक से गायब हो गई थी और लोगों को यही लगता था कि शायद वो पोस्टमैन के साथ भाग गई। खैर अभी के टाइम पर रत्ना फारिस की बातों का कम से कम जवाब देने की कोशिश करती है क्योंकि वो उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी और वो अपने काम से बाहर जाने लगती है। असल में रत्ना एक स्क्रिप्ट राइटर होती है और वो जल्दी से जल्दी अपने स्क्रिप्ट खत्म करना चाहती थी, पर फारिस उसे बाहर जाने से मना करने लगता है क्योंकि एक तो उसे रत्ना का बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा था, साथ ही साथ वो पुरानी सोच का भी था क्योंकि उसका ये मानना था कि लेडीज को घर में रहना चाहिए और अपने बच्चों और पति का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन रत्ना दोनों ही काम नहीं कर पा रही थी एंड ऑब्वियसली रत्ना उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। तब फारिस उसको एक बार फिर से पकड़कर उसके करीब आने की कोशिश करते हुए ये कहता है कि वो कल जहाँ जाना चाहे जा सकती है, पर क्योंकि आज वो इतने दिनों के बाद घर वापस आया है तो वो उसके साथ ही रुक जाए। अब रत्ना के पास कोई और रास्ता नहीं था इसलिए वो मान जाती है। खैर रात में फारिस बार बार वापस से उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था पर रत्ना उसे ये बोलकर रोक देती है कि उसकी पीरियड्स चल रहे हैं, जिस वजह से फारिस खुद को ही सेटिस्फाई करता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो बाथरूम का डस्टबिन चेक करने के बाद रत्ना के पैरों को फिर से छूने लगता है। असल में रत्ना ने फारिस से झूठ कहा था कि उसके साथ ऐसा कुछ था। तब उन दोनों में वापस से बहसबाजी होने लगती है, पर रत्ना किसी भी हालत में अब फारिस के करीब नहीं आना चाहती थी। तब फारिस रत्ना को अपने काम के बारे में ऐसे गिनवाने लगता है जैसे कि रत्ना उसकी नौकर हो और वो रत्ना के लिए ना जाने क्या क्या कर रहा है। साथ ही साथ फारिस ने ये भी डिसाइड कर लिया था कि वो उस इंसान के बारे में पता करके रहेगा जिसने रत्ना को फारिस से अचानक से इतना दूर कर दिया और फारिस के वहाँ से जाने के बाद रत्ना रोते हुए अपने सर को टेबल के ऊपर मारने लगती है, पर तभी उसका बेटा बोधी उसके पास आकर ऐसा करने से उसे रोकता है। वो उसको हक कर लेता है। खैर अगले दिन फारिस जब सो रहा था तभी अचानक से उसे बर्तनों के गिरने की आवाज आ रही थी और जब वो बाहर जाकर चेक करता है तो बाहर उसका बेटा बोधी अपने लिए खुद ही ब्रेकफास्ट बना रहा था और रत्ना सुबह बहुत पहले ही काम पर चली गई। रोज बोधी को असल में खुद ही अपने लिए खाना बनाना पड़ता था और अब ये बात जानने के बाद फारिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि रत्ना अपने बच्चे पर भी ध्यान नहीं दे रही थी। तभी अचानक से उसके घर के बाहर मीता आ जाती है जो कि असल में रत्ना की असिस्टेंट होती है और वो रोज सुबह बोधी को रत्ना के कहने पर स्कूल छोड़ कर आया करती। तब मीता से बात करने पर फारिस को पता चलता है कि असल में रत्ना 3 महीने से एक होटल रूम को बुक करके वहीं पर स्क्रिप्ट का काम कर रही है और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे शांति चाहिए थी और जल्दी ही उसका शो ऑन एयर होने वाला था। तब फारिस मीता से उस होटल रूम के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ पर अजीब बात एक और चीज थी कि अगर उसे एकांती चाहिए था तो उसके घर के अंदर उसके बच्चे के अलावा कोई और था ही नहीं, यानी उसका पति वहाँ था नहीं, तो वहाँ पर होटल का क्या मतलब था। एनीवेज मीता को उस होटल के एड्रेस के बारे में नहीं पता था, लेकिन हाँ उसे ये बात जरूर पता थी कि वो होटल रूम रत्ना के डायरेक्टर वायु ने ही बुक करवाया था और ज्यादातर उन दोनों की ही आपस में बात हुआ करती। ये जानने के बाद फारिस को ऐसा लग रहा था
कि शायद वायु ही वो आदमी है जिसके साथ रत्ना का अफेयर चल रहा है। अब तभी अचानक से ही मीता खुद भी फारिस के करीब आने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि वो फारिस को काफी पसंद करती थी, पर बोधी के वहाँ पर होने की वजह से वैसा नहीं कर पाती और बोधी को लेकर उसकी स्कूल की तरफ निकल पड़ती है। उसके जाने के बाद फारिस को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वो वायु के बारे में कैसे पता करे। तभी उसके पास टोनी आ जाता है, जो कि उससे बातें करते हुए उसको बोलता है कि असल में उसे कभी कभी लगता है कि रत्ना किसी बुरी आत्मा या फिर डीमन के चपेट में है, क्योंकि वो काफी अजीब हरकतें करती रहती है और बहुत बार टोनी ने उसके पीछे किसी डीमन के साये को या फिर किसी चीज को चलते हुए देखा है। पर फारिस को ऐसी बातों पर भरोसा नहीं था। पर टोनी उसे पोचोंग नाम की एंटिटी के बारे में बताते हुए कहता है कि काफी बार बहुत से लोगों ने अपने रिश्तेदारों और करीबी लोगों के मरने के बाद उन्हें अपने घर की सीलिंग पर ब्लड मार्क्स के साथ लटकते हुए देखा है। और ये सारी चीजें टोनी ने एक किताब में पढ़ी थी, जिसको वो फारिस को पढ़ने के लिए भी देता है, ताकि फारिस इसको पढ़कर बाद में टोनी के साथ मिलकर रत्ना की हेल्प कर पाए। पर फारिस को अभी भी ऐसी बातों पर भरोसा नहीं था। तभी बेड पर पड़े ब्लास्टर यानी कि बड़ा गोल तकिया में दिखाई देता है, जो कि एक डेड बॉडी बनते हुए दिखाई देता है, जिसके चेहरे पर खून के निशान थे। और ये ब्लास्टर रत्ना का ही था, जिसको वो रोज हक करके सोया करती थी। मगर फारिस और टोनी दोनों में से ही किसी का भी ध्यान उस पर नहीं जाता। तभी हम होटल में देखते हैं, जहाँ पर होटल स्टाफ रत्ना के लिए खाना लेकर आया था। तब रत्ना के रूम से बहुत अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कि वो किसी के साथ फिजिकल हो रही हो। अब खाना आने पर रत्ना खुद उस खाने को रूम के अंदर लेकर चली जाती है। वहीं हम फारिस को देखते हैं, जो कि अब वायु के बारे में पता करने में लगा हुआ था। अब वो रत्ना के काफी सारे जानने वालों को कॉल करके वायु के बारे में पूछता है, मगर उसे कहीं से भी वायु के बारे में पता नहीं लग रहा था। पर एटलीस्ट उसे वायु का नंबर मिल जाता है, जिसको जब वो कॉल करके रत्ना के बारे में जानने की कोशिश करता है, तो वायु उल्टा उससे रत्ना को डिस्टर्ब ना करने के लिए कहता है, क्योंकि रत्ना अपने काम में बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रही थी। और इतना बोलकर वो कॉल कट कर देता है। पर फारिस को इस बात की वजह से और भी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए रात में वो वायु के बारे में पता करते हुए एक जगह पर जाता है, जहाँ पर वायु अक्सर आया करता था। पर जैसे ही वायु फारिस को देखता है, तो वह जल्दी से एक नाइट क्लब में चला जाता है, जहाँ फारिस के आने पर वापस से वायु उसको रत्ना को ना डिस्टर्ब करने की सलाह देता है। साथ ही साथ वो उससे रत्ना की राइटिंग को अच्छा बताते हुए रत्ना के बारे में अजीब सी बातें कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता था कि फारिस को ऐसा लगता है कि वायु और रत्ना का अफेयर है, इसलिए वो फारिस को बस प्रोवोक कर रहा था, जिससे कि फारिस को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पर वो पब्लिक प्लेस में यूं तमाशा नहीं करना चाहता था। इस बात का ही फायदा उठाकर वायु वहाँ से निकल जाता है। अब नाइट क्लब के बाहर हम देखते हैं कि फारिस ने हरमन नाम के एक डिटेक्टिव को बुलाया था, जिसको वो पैसे और वायु की फोटोज देता है। वो उससे वायु का पीछा करने के लिए बोलता है, ताकि वो उससे वायु और रत्ना के बारे में सब कुछ जान पाए कि आखिर माजरा था क्या। अब आगे जब फारिस अपने घर में वापस पहुंचता है, तब तक मीता भी बोधी को लेकर वापस आ चुकी थी और वो फारिस से बात करते हुए उसके घर में आ जाती है। और क्योंकि उस समय फारिस वैसे काफी ज्यादा हर्ट था, साथ ही साथ उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके अंदर ऐसी क्या कमी है जिसके चलते रत्ना उसे करीब नहीं आने देती। तो इस बारे में वो मीता से पूछने लगता है, लेकिन मीता खुद भी फारिस के करीब आना चाहती थी और उसको ऐसा मौका मिल गया था, जिस वजह से अब वो फारिस के करीब आने लगती है। पर वापस से एक बार वहाँ पर फिर से बोधी आ गया था, जो कि फारिस से उसको नहलाने के लिए कहता है, जिस पर फारिस भी बोधी को नहलाने के लिए ले जाता है। अब नहाते समय बोधी फारिस को बताता है कि कुछ ही समय से रत्ना बहुत ही ज्यादा अजीब बर्ताव कर रही है, जैसे कि वो बाहर से आते ही रूम में जाकर खुद को लॉक कर लेती है, साथ ही साथ वो खुद से बातें भी करती रहती थी। यही बात फारिस को भी बहुत अजीब लगती है। तभी अचानक से बोधी को सीलिंग पर खून के धब्बों के निशान बनते हुए दिखाई देते हैं, जैसा कि टोनी ने उसको बताया भी था, जिनको देखकर वो डरते हुए अपने आप को ही पानी में छुपा लेता है। यह देखकर फारिस भी काफी अजीब फील कर रहा था। अब इतने में ही रत्ना भी बाहर आ गई थी, जिसको देखकर मीता वहाँ से चली जाती है। तब फारिस वापस से रत्ना से बात करने की कोशिश करता है, मगर वो अभी भी उससे सही से बात नहीं करती, जिस वजह से फारिस गुस्से में उससे पूछ लेता है कि आखिर वो वायु के अलावा और कितने लोगों के साथ फिजिकल हो चुकी है। लेकिन इस बात से रत्ना को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो गुस्से में अजीब सा बर्ताव करने लगती है। अब रत्ना के गुस्सा होने की वजह से घर की लाइट फ्लिकर होनी शुरू हो गई थी और अचानक से ही लाइट्स भी चली जाती है, जिस वजह से अब फारिस रत्ना को देख नहीं पा रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि रत्ना मानो अचानक से गायब हो गई हो। अब बार बार फारिस को रत्ना की आवाज आ रही थी, जो कि एक तरह से उसे हॉन्ट ही करने की कोशिश कर रही होती है। और जब लाइट वापस आती है तो रत्ना जमीन पर पड़ी तड़प रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वापस से कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ फिजिकल हो रही हो। तब रत्ना बहुत जोर से चिल्लाने लगती है और फारिस उसकी हेल्प करते हुए उसको संभालता है और रोते हुए उसे रूम में बेड पर जाकर लिटा देता है।
फारिस यहाँ बिल्कुल क्लूलेस था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि यह हो क्या रहा था। और रात में अब वो सिगरेट पीते हुए इस बारे में ही सोच रहा होता है कि तभी सामने लगे हुए शीशे में उसे रत्ना का ब्लास्टर एक डेड बॉडी की तरह दिखता है। लेकिन अगले ही पल वो सही हो गया था। अब तभी वापस से रत्ना पहले की तरह ही बर्ताव करने लगती है, जैसे कि उसके साथ कोई इंटीमेट हो रहा हो। और ये देखकर फारिस जल्दी से उस ब्लास्टर को रत्ना से दूर कर देता है। तब जाकर रत्ना नॉर्मल होकर सो पाती है। अब इतने में ही फारिस के घर के नंबर पर उस हरमन यानी कि डिटेक्टिव का कॉल आता है, जो कि अभी भी वायु का काफी समय से लगातार पीछा कर रहा था। पर उसके हिसाब से वायु बिल्कुल नॉर्मली बर्ताव कर रहा है और उसके ऊपर शक करने जैसा कुछ नहीं था। अब ये बात जानने के बाद फारिस को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर वापस से आकर वो रत्ना के ऊपर ही चिल्लाने लगता है। उस समय वो रत्ना को देख नहीं रहा था। अब तभी रत्ना वापस से एक बार पजल ठोकर फिर से रूम के बाहर चली जाती है। और जब फारिस को इस बात का एहसास होता है तो वो पूरे घर में रत्ना को ढूंढ रहा था, पर रत्ना उसको कहीं पर भी नहीं मिलती। लेकिन एज अ व्यूअर एक सीन में हम देखते हैं कि कुछ अजीब सी एंटिटी फारिस के घर की सीलिंग पर लटकी हुई थी। तब फारिस को कुछ भी समझ नहीं आता और वो जल्दी से जाकर हरमन से मिलता है, जो कि अभी भी उसी होटल के बाहर था जहाँ पर वायु रुका हुआ था। असल में फारिस को लग रहा था कि रत्ना वायु के पास ही गई होगी, इसलिए अभी वो हरमन से गन लेकर सीधा उस रूम में जाने लगता है जहाँ पर वायु रुका हुआ था। अब तभी उस होटल के लिफ्ट में अचानक से एक अजीब सी लेडी चढ़ती है, जिसके आते ही लिफ्ट की लाइट्स फ्लिकर करना शुरू हो जाती हैं। और तब वो लेडी फारिस से कहती है कि वो आ रहा है। इसका मतलब फारिस को समझ नहीं आता और वो उस लेडी से उस बात का मतलब पूछ पाता। इतने में ही वो लेडी गायब हो जाती है, यानी कि वो कोई स्पिरिट थी। और तब तक फारिस भी वायु के रूम के बाहर पहुंच चुका था। अब अंदर जाने पर वो वायु को तुरंत ही गन पॉइंट पर लेते हुए उससे रत्ना के बारे में पूछता है, पर असल में रत्ना वहाँ पर थी नहीं। लेकिन वापस से वायु फारिस को प्रवोक करना चालू कर देता है। इस बात से गुस्से में आकर फारिस इस बात पर वायु को बहुत मारता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं हम बीच बीच में बार बार घर पर बोधी के सीन्स को भी देख पाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। साथ ही साथ उसे बार बार सीलिंग के ऊपर ब्लड मार्क्स दिख रहे थे, यानी कि टोनी की बातों के हिसाब से इनके घर के अंदर जो एंटिटी थी वो कोई और नहीं बल्कि वो पोचोंगी थी। और उसको भी किसने भेजा है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। अब वहीं दूसरी तरफ जब फारिस घर पर वापस आकर अपनी कार पार्क कर रहा होता है, तभी अचानक से उसे उसकी कार की बैक सीट पर एक पोचोंग दिखाई देता है, जो कि अगले ही पल वहां से गायब हो गया था। तब फारिस इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता और अपने घर में आकर बियर पीने लगता है। और उस समय बोधी यानी कि उसका बेटा भी किचन में बैठा हुआ था, जिससे बात करने पर फारिस को पता चलता है कि बोधी वॉशरूम में जाना चाहता है, पर वो वहाँ पर जाने में डर रहा था क्योंकि वहाँ पर उसकी माँ रत्ना थी। अब ये बात जानने के बाद फारिस को कुछ भी समझ में नहीं आता कि रत्ना वहाँ पर कैसे आ गई। पर अभी वो खुद बाथरूम में जाकर चेक करता है, जहाँ पर रत्ना उसी ब्लास्टर के साथ बाथटब में लेटी हुई सो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसके साथ इंटीमेट होकर वहीं पर आराम से सो गई हो। साथ ही साथ उस ब्लास्टर और रत्ना के पैरों में बहुत ज्यादा खून लगा हुआ था, जिसको देखने के बाद फारिस बोधी को पहले तो बाथरूम के अंदर आने से रोकता है और बाद में वो जल्दी से रत्ना को उठाकर रूम के अंदर जाकर लेटा देता है। अब बोधी इन सबसे बहुत ही ज्यादा डर चुका था और अब फारिस को बोधी को भी समझाना था, इसलिए वो उसके पास जाकर उससे बातें करते हुए उससे रत्ना के बारे में ही पूछने लगता है कि जब रत्ना घर में वापस आई तो क्या उसके साथ कोई था। पर बोधी इन सब के बारे में कोई जवाब नहीं देता, जिससे फारिस समझ चुका था कि कहीं न कहीं वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है और इसलिए अभी फारिस भी उसके पास बैठ जाता है और उसे पता नहीं चलता कि कब उसकी आंख बोधी के बिस्तर पर ही लग जाती है। खैर तभी हम रत्ना को देखते हैं, जो कि वापस से रात में एक बार जाग उठती है और तैयार होने के बाद वो इतनी तेज बारिश में भी छाता लेकर कहीं पर जाने लगती है। अब उसी समय उसके जाने के बाद हम वापस से मिरर के अंदर एक पोचोंग की रिफ्लेक्शन को देख पाते हैं। खैर इसी बारिश में अब रत्ना एक टैक्सी में जाकर बैठती है और अब अकेली ही सुंदर लड़की को देखकर टैक्सी वाला भी रत्ना के ऊपर ट्राई करने की कोशिश करने लगता है। उसे लग रहा था कि कोई अच्छे घर की लड़की ऐसे बारिश के अंदर छाता लेकर कहाँ ही जाएगी। लेकिन रत्ना की होटल के पास पहुंचने के बाद अचानक से टैक्सी वाले को भी रत्ना के बगल में एक पोचोंग दिखाई देता है, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था। अब जब रत्ना टैक्सी से नीचे उतरती है तो पोचोंग टैक्सी ड्राइवर का सर कार के शीशे में पटक पटक कर उसे जान से मार डालता है। लेकिन रत्ना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उल्टा वो तो मजे में नाचते हुए बारिश में भीगने लगती है और होटल की तरफ जाने लगती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके मन में ऐसा ही चल रहा हो कि वो टैक्सी ड्राइवर को मार डाले। और पोचोंग ने ठीक ऐसा ही किया, जिस दौरान हरमन यानी कि वही डिटेक्टिव भी उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि उसे फारिस को रत्ना की जानकारी देनी थी। अब रत्ना होटल के अंदर अपने रूम में आ जाती है और तभी हरमन भी अपने कैमरा के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था और वो उसके रूम के बाहर चला जाता है। तब उसे भी रत्ना के रूम के अंदर से रत्ना के मौन करने की आवाज आने लगती है, जिससे उसको लगता है कि रत्ना के
कि रूम के अंदर कोई और पहले से था, मगर उसके अंदर जाने के बावजूद वहाँ पर कोई नहीं होता और रत्ना बस नॉर्मली खड़ी हुई थी। उसे हरमन की यू रूम के आने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वह नॉर्मली शुरू में अपने स्क्रिप्टिंग के काम को करने लगती है। अब तब तक हरमन अलमारी और रूम के अंदर हर जगह चेक कर रहा था कि रत्ना रूम के अंदर किसके साथ थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब तब रत्ना खुद ही बिस्तर पर जाकर बैठ जाती है और रत्ना की बातों से हम जान पाते हैं कि रत्ना को पता है कि फारिस ने हरमन को पैसे देकर उसे रत्ना के पीछे लगाया है, क्योंकि शायद से पोचोंग नहीं बताया होगा। अब ये बात जानने के बाद हरमन चुपचाप रत्ना ही पास जाकर उसकी वीडियो बनाने लगता है। कहीं ना कहीं वो भी रत्ना के मॉर्निंग साउंड्स की वजह से एक्साइट हो गया था, इसलिए वो उसके करीब होना चाहता था, यानी कि वो अपने काम को छोड़कर उल्टा ही काम करना चाहता था। और अब यहाँ पर हमें थोड़ी थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होने लगती है कि रत्ना के इर्द गिर्द जितने भी मर्द थे वो बहुत ही ज्यादा अजीब थे, वो उसका फायदा उठाना चाहते थे। अब तभी अचानक से उसे उसके बाथरूम से कुछ आवाज आती है, जिसको सुनकर हरमन तुरंत ही बाथरूम में चेक करने के लिए जाता है, जहाँ पर ढेर सारा खून था। और तभी अचानक से एक पोचोंग हरमन के सामने भी आता है, जिसको देखकर वो बहुत डर जाता है। और अब जैसे ही वो बाथरूम से बाहर आता है तो रत्ना सीजर्स की हेल्प से उसे बार बार स्टैब करके खत्म कर देती है और बाद में वो उसकी बॉडी को होटल की ही अलमारी में भी रख देती है। यहाँ पर हम रत्ना की भी मेंटल स्टेट को समझ पाते हैं कि वो इन सब चीजों से कितनी ऊब गई थी, यानी कि उसे कोई भी स्पेस देना नहीं चाह रहा था। उसका पति भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि अब तक रत्ना के हस्बैंड ने उससे ये नहीं पूछा कि उसके साथ हुआ क्या है, उसे क्या टेंशन है या फिर क्या चीज उसे बॉदर कर रही है। वो बस उसके साथ इंटीमेट होना चाह रहा था और उसे बस इस बात का ही शक था कि वो किसी और के साथ उस पर चीट कर रही थी, विच माइट बी द रीजन कि उसने पोचोंग को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि अगर पोचोंग उसको मारना चाहता तो अब तक मार देता, लेकिन पोचोंग खाली उसको मार रहा था जिसको रत्ना चाहती थी कि वो मर जाए, जैसे कि वो टैक्सी ड्राइवर और यहाँ पर हरमन, ये दोनों ही उसका फायदा उठाना चाहते थे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि फारिस और रत्ना के बीच ये सारी चीजें काफी टाइम से चल रही होंगी, जिसके चलते ही उसने डिवोर्स पेपर्स फाइल कर दिए थे। लेकिन जो फारिस होता है वो एक ऑर्थोडॉक्स हस्बैंड था, जिसके चलते उसे इन सब चीजों के बारे में आइडिया ही नहीं था कि वो कर क्या रहा है। मतलब वो रत्ना के साथ उसकी मर्जी के बिना इंटीमेट होना चाहता था, वो उससे हमेशा काम करवाना चाहता था, जबकि वो खुद भी काम करती थी। वो हमेशा उसके ऊपर ऐसा जताया करता था जैसे कि वही उसके लिए सब कुछ करता है, जबकि रत्ना भी एक वर्किंग वुमेन थी। और यही शायद से रीजन होगा कि उसने पोचोंग को एक्सेप्ट कर लिया और शायद से होटल के अंदर ही ऐसा हुआ होगा। एनीवेज अब हम फारिस को देखते हैं, जो कि जब सो रहा होता है तो अचानक से सीलिंग से खून की बूंद उसके ऊपर टपकती है, लेकिन ऊपर देखने पर वहाँ कोई नहीं था। अब फारिस वहाँ से रत्ना को घर में ढूंढने लगता है, पर क्योंकि रत्ना होटल में थी इसी वजह से फारिस को वो घर में कहीं नहीं मिलती। तब कहीं ना कहीं फारिस को टोनी की बात पर भरोसा होने लग गया था और इसलिए वो टोनी से मिलने के लिए उसके घर जाता है, क्योंकि उसे कोई भी सबूत अब तक नहीं मिले थे, जिसके चलते उसे टोनी की बात पर विश्वास था। तब टोनी भी फारिस के घर में आकर कुछ चीजें चेक करता है, जिसके बाद टोनी फारिस को बताता है कि उसके घर में जो कोई भी डीमन है उसको किसी ने फारिस के घर में इसी वजह से भेजा है, क्योंकि वो फारिस और उसके परिवार से काफी ज्यादा जेलस है और उन्हें कुछ भी करके रिचुअल्स की हेल्प से उस डीमन को हराना पड़ेगा। पर उसके लिए रत्ना का घर में होना जरूरी था, पर क्योंकि अभी रत्ना घर पर नहीं थी इसलिए टोनी वहाँ से चला जाता है। तब फारिस रत्ना के सामान को चेक करता है तो उसको एक कैसेट मिलती है, जिसको प्ले करने पर उसके अंदर रत्ना के शो की कुछ फुटेजेस थी, जिसके अंदर साफ देखा जा सकता था कि वायु जो था वो रत्ना को खराब स्क्रिप्ट लिखने की वजह से बहुत ही ज्यादा सुनाया करता था और बार बार उससे स्क्रिप्ट को चेंज करवाता। कहीं ना कहीं रत्ना इस वजह से भी काफी ज्यादा डिप्रेशन में थी और इमोशनली अनस्टेबल भी थी। खैर अब उन्हीं सभी स्क्रिप्ट्स को उस वीडियो के अंदर रत्ना समेट रही होती है कि तभी अचानक से उसके पास मीता आकर उससे फारिस को एक रात मीता के साथ भेजने के लिए कहती है, जिससे कि उसके साथ काफी सारी अच्छी चीजें होंगी, क्योंकि वो जानती थी कहीं ना कहीं रत्ना अपने काम पर जरा ध्यान नहीं देती और रत्ना को फारिस से इतना कोई खास लेना देना नहीं था। लेकिन रत्ना जैसी भी थी वो अपने पति को यूं किसी के साथ नहीं भेज सकती थी, इसलिए वो मीता को साफ मना कर देती है कि वो अपने पति के साथ काफी खुश है। तब मीता रत्ना को फारिस के बदले किसी और को देने का वादा करती है। इनफैक्ट वो रत्ना को ये भी कहती है कि वो तीनों मिलकर एक रात बिता सकते हैं, लेकिन रत्ना इसके लिए भी मना करती है। अब तभी मीता रत्ना को फारिस के बदले किसी और को देने का वादा करती है, जो कि उसे समझ पाएगा। वो कहीं ना कहीं मीता जानती थी कि फारिस जो था वो रत्ना को उतना अच्छे से नहीं समझता था। वो यही बताती है कि ऐसी चीज होगी जो कि रत्ना की सब डिजायर्स को पूरा कर सकेगी, लेकिन वो इंसान नहीं होगी, यानी कि यही पोचोंग। पर रत्ना उसकी इस बात पर इतना ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। अब ये सब देखने के बाद फारिस समझ चुका था कि हो सकता है कि रत्ना के पीछे पोचोंग मीता ने ही लगाया होगा ताकि वो फारिस को पा पाए।
अब आगे वो हरमन को कॉल करता है, लेकिन ऑब्वियसली वो उसका कॉल पिक नहीं करता। वैसे भी नर्क के अंदर सिग्नल्स कहाँ से ही मिलने वाले थे। अब इसलिए फारिस खुद ही उस होटल में वापस जाने के लिए निकलता है जहाँ पर वायु और रत्ना जाया करते थे। लेकिन यहाँ पर वायु और रत्ना के बीच कुछ नहीं था, वो खाली काम के सिलसिले में बात किया करते। और वायु रत्ना से इसलिए खुश था क्योंकि जब से वो होटल के अंदर काम कर रही थी तब से उसकी स्क्रिप्ट काफी अच्छी थी। यानी कि यहाँ पर देखा जा सकता है कि रत्ना को वो स्पेस मिला था जो कि उसे कोई इंसान नहीं दे पा रहा था, और जब उसका मन हुआ करता वो तभी पोचोंग के साथ इंटीमेट होती थी। यहाँ पर उल्टा नहीं होता था, लाइक पोचोंग उसके साथ तब इंटीमेट होता जब रत्ना की मर्जी थी, और वैसे भी उसे इंसानों से ज्यादा ये पोचोंग ही समझ रहा था। वहीं हम वायु को देख पाते हैं जो कि अभी भी रत्ना के साथ होटल के रूम में था, और वो रत्ना को अच्छी स्क्रिप्ट लिखने के लिए फोर्स किया जा रहा था, जबकि उसे ये बात भी नहीं पता था कि वहाँ पर ऑलरेडी एक लाश पड़ी हुई है। अब अचानक से ही रत्ना पजल्ड हो जाती है जो कि पोचोंग के जरिए था, और अचानक से वायु के सामने पोचोंग आ जाता है जिसको देखकर वो बहुत डर गया था। मगर रत्ना को इन सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो वायु का गला काट देती है कि तभी फारिस भी होटल के बाहर पहुंच गया था। अब फारिस बाहर हरमन की कार को देखकर उसकी कार के पास जाता है कि तभी फारिस की कार के ऊपर होटल के रूम से वायु की डेड बॉडी नीचे आकर गिरती है। इसको देखकर फारिस सीधा लेफ्ट से ऊपर जाने लगता है, और इस बार भी फारिस के सामने वही अजीब सी लेडी आ गई थी जो कि उससे वापस से सेम शब्द कहती है कि वो आने वाला है। अब इस बार फारिस उसको पकड़ते हुए उससे पूछने की कोशिश करता है कि वो किसके बारे में बात कर रही है, लेकिन वो लेडी वेपन ऑफ माइंड बोलकर हंसते हुए एक बार फिर से गायब हो जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं वो उसको समझाना चाहती थी कि यहाँ पर सब कुछ दिमाग का खेल है, या फिर ये बताना चाहती होगी कि उसकी बीवी मेंटली अनस्टेबल हो चुकी है, इसके चलते पोचोंग उसके पीछे था। एंड ये जो लेडी थी माइट भी हो सकता है कि इसी होटल के अंदर खत्म हुई होगी, जिसके चलते वो गोस्ट को पोचोंग को देख सकती थी, और इनडायरेक्टली वो यही समझा रही थी कि उसकी बीवी के पीछे पोचोंग पड़ चुका है। अब ऑब्वियसली बात है फारिस इंसान था, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इनफैक्ट ये लेडी वहाँ से बार बार गायब हो रही थी, वो भी अपने दिमाग में उसे प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। एनीवेज फारिस ये सब इग्नोर करते हुए रत्ना के रूम में पहुंचता है जहां पर रत्ना अभी भी उसी ब्लास्टर के पास पड़ी हुई थी और उस ब्लास्टर में खून लगा हुआ था। अब तभी फारिस जल्दी से रत्ना को अपनी कार में बैठाता है और घर की तरफ आने लगता है। तब वायु की बॉडी फारिस की कार से नीचे गिर गई थी, और घर आने के बाद फारिस को लग रहा था कि शायद अब सब कुछ सही हो जाएगा क्योंकि वायु मर गया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सब तो पोचोंग का करा धरा था। इसलिए पहले तो वो रत्ना को समझाता है कि जो कुछ हुआ उसने उसकी गलती नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने रत्ना की बात मानी, और बाद में फारिस रत्ना को क्लीन करके उसके पास जाता है और कहता है कि वो एक नई शुरुआत करेंगे। वो क्लोज होने की कोशिश करता है, पर रत्ना फारिस की हरकतों से अभी भी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल थी। यानी कि देखो यहाँ पर भी उसकी सेक्सुअल डिजायर जो थी वो काफी ज्यादा थी। रत्ना का मन नहीं था, फिर भी वो यही करना चाहता था। अब रत्ना तुरंत ही किचन में पड़े हुए एक चाकू को उठाकर पहले तो फारिस को उससे डराती है और बाद में नाइफ से अपनी गर्दन ही काट लेती है। वो जीना नहीं चाहती थी, वो ये समझ चुकी थी कि जो उसका पति है फारिस है वो उससे डिवोर्स इतनी आसानी से नहीं लेगा, यानी कि वो इजीली उसकी जिंदगी से नहीं जाएगा। वो उसके साथ अब रहना ही नहीं चाहती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि रत्ना की यहाँ पर गलती भी है, यानी कि वो विक्टिम भी है लेकिन उसकी गलती भी है। रीजन ये है कि वो अपने बच्चे तब को इग्नोर कर रही थी जो कि काफी ज्यादा गलत था। उस छोटे से बोधी पर कितना गलत असर इस चीज का पड़ रहा होगा, और ये दोनों ही पेरेंट्स काफी ज्यादा बेवकूफ थे, अपने बच्चे को छोड़कर इन सब चीजों पर ध्यान दे रहे थे। कह रहा फारिस काफी ज्यादा डर गया था, और पहले तो वो जल्दी से रत्ना को संभाल कर उसकी पट्टी करता है और बाद में वो टोनी के घर में जाकर उसे बुलाकर लाता है। उन दोनों ने रत्ना के एग्जॉर्सिज्म की पूरी तैयारी कर ली थी, यानी कि अभी भी वो उसको समझ नहीं रहा था। उसे लग रहा था कि उसके ऊपर किसी आत्मा का वास था, लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से पूरी मूवी देखने के बाद इसका जस्ट अपोजिट होता है। पोचोंग वहाँ पर था जरूर, लेकिन रत्ना के कहने पर ही वो सब कुछ किया करता था। लेकिन हम स्टार्टिंग में ही समझ जाते हैं कि टोनी जो है वो एग्जॉर्सिज्म करना नहीं जानता, और वो भी बस रत्ना का फायदा उठाना चाहता था। जी हाँ, वो काफी ज्यादा जेलस था इन दोनों से, और उसे रत्ना हमेशा से पसंद थी, और शायद से उसकी बीवी इसलिए ही भाग गई थी क्योंकि वो खुद बहुत बड़ा चीटर था। खैर उन्होंने रत्ना को बिस्तर से बांध दिया था, और टोनी रत्ना के जेनिटल ऑर्गन्स को चेक करने की बात कर रहा था, जिस पर रत्ना उठकर ये कहने लगती है कि वो सब कुछ शैतान है और रत्ना के अंदर कोई भी शैतान नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि जो पोचोंग था ना, वो उसको परस करके नहीं रख रहा था, बल्कि रत्ना उसके साथ अपनी खुद की मर्जी से थी, क्योंकि वही उसको बेटर समझ रहा था एज कम्पेयर टू दिस मैन। एनीवेज अब तभी अचानक से उनके घर की डोर बेल बजती है, और तब टोनी फारिस को बाहर चेक करने के लिए कहता है और खुद अंदर रुक जाता है। आप जानते हो कि उसकी इंटेंशंस क्या थी। अब बाहर मीता बोधी को स्कूल से लेकर आई थी, और जैसे ही वो घर के अंदर का माहौल देखती है तब वो बाहर भाग कर जाने लगती है। वो समझ रही थी कि फारिस रत्ना के साथ कुछ तो अजीब कर रहा है, और तब फारिस जल्दी से उसे पकड़कर घर के अंदर लेकर आता है। और क्योंकि फारिस को लग रहा था कि ये सब मीता ने ही फारिस को पाने के लिए करा है, इसलिए वो मीता के क्लोज जाते हुए इससे बोलने लगता है कि वो
फारिस को ले ले। यानी कि यहाँ पर भी उसके सेक्सुअल डिजायर्स ऊपर थे। वो कहता है कि वो रत्ना को छोड़ दे, यानी कि रत्ना की हेल्प की बजाय उसने यहाँ पर खुद के सेक्सुअल डिजायर्स को ऊपर रखा। और तभी अचानक से एक पोचौंग मीता के सामने आकर उसके अंदर एंटर कर जाता है और मीता पहले तो फारिस के ऊपर हमला करती है और बाद में भागते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है। यानी कि रत्ना जानती थी कि मीता क्या कर रही है और उसका पति भी क्या करना चाहता है, जिसके चलते पोचौंग समझ चुका था और उसने मीता को पलस कर लिया। पहले तो उसने उसके पति को ही मारने की कोशिश करी, लेकिन शायद से रत्ना ने उसको रोक दिया होगा और मीता इसके चलते बाहर चली जाती है पोजीशन की हालत में। अब ये सब देखकर तो बोधी बहुत ही ज्यादा डर चुका था, क्योंकि उसको लग रहा था कि फारिस और रत्ना दोनों ही डीमंस हैं। इसलिए वो अपने रूम में जाकर खुद को लॉक कर लेता है। वहीं मीता रोड पर अजीब सी हरकतें कर रही थी और उसका शरीर धीरे धीरे अकड़ रहा होता है। अब तभी हम फारिस को देखते हैं। वो जैसे ही रत्ना के रूम में वापस आता है, तब टोनी रत्ना की इस हालत का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, जिसको देखकर फारिस टोनी को मारते हुए रत्ना से दूर करता है और बाद में वो रत्ना को खोलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर रखी सभी चीजें हवा में उड़ने लग गई थी और लाए जाने की वजह से फारिस को कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब थोड़ी देर के बाद में जब उसे थोड़ा थोड़ा दिखाई देना चालू होता है, तब तक बिस्तर से अचानक से रत्ना गायब हो गई थी। साथ ही साथ तभी टोनी भी अब फारिस के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने पोचौंग आकर उसे पदस्थ कर लेता है और टोनी बाहर जाकर एक दीवार पर अपना सर पटकने लगता है, जिसकी वजह से उसकी वही मौत हो जाती है। सेम यही चीज मीता भी एक सुनसान रोड के डिवाइडर पर जाकर करती है, जिससे वो भी खत्म हो गई थी। वहीं फारिस पहले तो बोधी को गेट खोलने के लिए कहता है ताकि वो उसको लेकर वहाँ से निकल सके, लेकिन बोधी डर के मारे गेट ही नहीं खोलता कि तभी फारिस को भी सीलिंग के ऊपर ब्लड मार्क्स दिखाई देने लगते हैं। यानी कि जो टोनी की बातें थी वो कहीं ना कहीं आधी अधूरी सही थी। एटलीस्ट वो सीलिंग में ब्लड मार्क्स वाली तो सही थी। अब इस चीज को देखकर वो गन निकालकर उनकी तरफ शूट करता है, पर तब तक उसके घर की फर्श पर भी चारों तरफ खून खून हो गया था। तब फारिस जल्दी से अपने रूम में जाता है, जहाँ का नजारा देखने के बाद तो फारिस के एकदम से होश उड़ गए थे, क्योंकि रूम के अंदर रत्ना उसी ब्लास्टर के साथ थी और वो इंटीमेट हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि रत्ना उसके साथ खुद की मर्जी से इंटीमेट हो रही हो। और मैंने आपको ये चीज पहले ही बता दी है कि रत्ना उस ब्लास्टर यानी कि पोचौंग के साथ अपनी मर्जी से इंटीमेट हो रही थी, क्योंकि वो उसके साथ सेफ फील कर रही थी, सिक्योर फील कर रही थी। एनीवेज, अब होता यह है कि ये सीन देखने के बाद तो फारिस के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और वो वहीं बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक थिएटर में बना हुआ पाता है और उसके ही बगल में मीता, टैक्सी ड्राइवर, हरमन, टोनी और वायु की भी लाशें पड़ी हुई थी, जिनको किसी और ने नहीं बल्कि यहाँ पर खुद रत्ना ने ही अरेंज किया था। और उसके सामने अब रत्ना खुद की ही लिखी हुई स्क्रिप्ट को शो के रूप में एज अ होस्ट प्रेजेंट करती है और बाद में वो हंसते हुए फारिस को भी शूट करके जान से मार डालती है। यानी कि उसकी मेंटल स्टेट इतनी खराब हो चुकी थी कि उसको अब कोई डर नहीं था। वैसे भी उसने खुद को खत्म करने की कोशिश करी थी, जिसके चलते वो हर एक अंजाम के लिए तैयार थी। चाहे उसको जेल हो जाए, पुलिस उसे पकड़ ले या फिर लोग उसे मार डाले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फाइनली वो खुद को आजाद फील कर रही थी। उसको अब तक हर किसी ने रेस्ट्रिक्ट किया था, जिसके चलते उसकी हालत ऐसी हो गई। और पोचौंग ही ऐसी चीज थी जिसके चलते उसको बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था। और सबसे बड़ी बात की रत्ना भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट नहीं थी। उसने यहाँ पर पोचौंग को खुद को सौंप तो दिया, लेकिन अल्टीमेटली उसने भी काफी सारी चीजें गलत करी। सबसे ज्यादा गलत उसने बोधी के साथ किया था, क्योंकि उसने अपने बेटे पर ध्यान नहीं दिया। हो सकता है कि बाकी सब उसको नहीं समझ रहे थे, लेकिन एटलीस्ट बोधी उसको समझता था। उसने आकर अपनी माँ को हक भी किया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसने अपने बेटे की भी परवाह नहीं करी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो चाहती तो किसी और तरीके से बाहर आ सकती थी, लेकिन उसके अंदर भी लस्ट वाली फीलिंग्स थी, इसके चलते उसने ऐसा नहीं किया। माइट भी फारिस उसके साथ उस तरह से इंटीमेट नहीं हो रहा था जैसे कि पोचौंग किया करता था, तो हो सकता है कि उसको पोचौंग ज्यादा बेटर लगा। और यहाँ पर इस पोचौंग को आप बिल्कुल पोल्टरगाइस्ट ही समझना। एनीमे जब बोधी जो होता है वो ये सारी चीजें देख रहा था, पर वो पर्दे के पीछे चला जाता है और वहां से झाँक कर बाहर देखने लगता है। हो सकता है कि अब फाइनली बोधी को भी इस पोचौंग ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पदस्थ कर लिया था, और ये भी हो सकता है कि पोचौंग उसको अपने पिता के ही रूप में दिखाई देने लगे। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी पोजेशन 1981, यानी कि एक कल्ट क्लासिक हॉरर मूवी की रीमेक पोजेशन कैरोन स्कैन। हमें आइकॉनिक कल्ट क्लासिक मूवी के अंदर एक एलियन या फिर एक ऐसी एंटिटी दिखाई गई थी जो कि किसी का भी रूप ले सकती थी, लेकिन यहाँ पर हमको प्रॉपर सुपरनैचुरल हॉरर एंगल दिखाया गया है, यानी कि पोचौंग वाला। साथ ही साथ इन मूवीज के अंदर विमेन के ऊपर जो अत्याचार होते हैं या फिर जो भी मैरिटल लाइफ के अंदर चीजें होती हैं, चाहे वो फिजिकल अब्यूज हो या फिर मेंटल अब्यूज, वो सारी चीजें दिखाई गई हैं। इस मूवी के अंदर अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो शुरुआत से लेकर एंड तक रत्ना के ऊपर हर किसी की गंदी नजर थी। चाहे फारिस के सीनियर्स हो, उनकी भी गंदी नजर उसके ऊपर थी, तभी उसने उनसे बदतमीजी से बात करी।
फारिस मुझे लगता है कि रत्ना से प्यार नहीं करता था, ना ही वो उसकी राइटिंग की कदर क्या करता कि वो भी काम करती है। उसके हिसाब से लेडीज को घर के अंदर बच्चों को संभालना चाहिए और पति की सेवा करनी चाहिए, इंटीमेसी करनी चाहिए। फारिस को यहाँ पर बिल्कुल ही मतलब नहीं था कि उसकी बीवी क्या चाहती है, उसका मन कब है इंटीमेट होने का, कब नहीं है। तो फारिस को इन सब चीजों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था। वो हमेशा यही गाता रहता कि वो उनके लिए कितना कुछ करता है और रत्ना के लिए कितना ज्यादा काम कर रहा है। मतलब में रत्ना वो खाली इंटीमेसी देनी चाहिए जब वो चाहे तब। बेसिकली उसके मन में अपनी बीवी के लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं थी, और अगर होती तो एंड में वो मीता के साथ इंटीमेसी के लिए मानता नहीं। और एक बात की श्योरिटी और है कि जो मीता थी वो उसके करीब आ रही थी, और अगर वहां पर टाइम पर बूदी नहीं आता तो डेफिनेटली वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता। देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स थे उन सब के मन में कुछ ना कुछ गलत था। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि जो रत्ना थी वो बिल्कुल करेक्ट थी। उसने जो तरीका चुना, जो पोचाओं वाला तरीका था या फिर इस तरह की जो भी चीजें थी, वो सारी की सारी गलत थी। जो वायु था वो भी गलत था। उसके मन में रत्ना के लिए लस्ट वाली फीलिंग्स के साथ साथ उसके ऊपर काम का प्रेशर बनाने की बहुत सारी चीजें गलत थी। और ऐसे ही आप अगर टैक्सी ड्राइवर, हरमन, टोनी, बाकी सभी कैरेक्टर्स को नोटिस करोगे तो सबके अंदर ये लस्ट वाली फीलिंग जरूर थी, जो कि हमेशा रत्ना का ही फायदा उठाना चाह रहे थे, जिसके चलते रत्ना ने उनको मार दिया, या फिर ये कहें कि पजेस्ड होकर पोचोंग ने ऐसा करवा दिया। तो दोस्तों ये थी पोजेशन कैरुस्कैन फिल्म की कहानी। और अगर आप चाहते हो कि मैं आइकॉनिक 1981 कल्ट क्लासिक पोजेशन को भी एक्सप्लेन करूं तो आप जरूर बताना। उसके अंदर ही मैंने काफी सारी चीजें नोटिस करी है जो कि यूट्यूब के ऊपर किसी ने भी नहीं बताई।